जिन दिनों मेरी मंगनी खुर्रम से हुई, मैं 7वीं में पढ़ती थी। वो मेरी खाला का बेटा था। इसके वालिद ज़मींदार आलम खान के मुंशी थे। ज़मीनों का सारा हिसाब-किताब खालू अमजद के पास था। खालू दयानतदार शख्स थे, तब ही ज़मींदार की नज़रों में मोअत्तर हुए। आलम खान इन पर बहुत एतबार करता था। कहता था, मुझे अमजद अपनी ज़ात से बढ़कर एतबार है। जब कोई अहम या गंभीर मसला होता तो मेरे खालू को बुलाकर उनसे मशवरा ज़रूर करते। एक रोज़ ऐसे ही किसी मामले में खालू ज़मींदार के पास जा रहे थे। खुर्रम को भी हमरा ले गए। ज़मींदार ने मसला बताकर राय मांगी। मसला कुछ ऐसा टेढ़ा था कि खालू ज़रा देर को सोच में पड़ गए। तभी खुर्रम ने कहा, छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन अगर मालिक इजाज़त दे तो मैं नाचीज़ अपनी तजवीज़ पेश करूँ। हाँ बेटे, कहो। खुर्रम ने जो तजवीज़ बताई, इससे ज़मींदार की सारी परेशानी जाती रही। इसने कहा, बई बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तुमने तो कमाल तदबीर बताई है। ये बात हमारी अक्ल में क्यों न आई। वाकई जो इन ज़हन की बात है, कुछ और ही है। तुम बहुत ज़हीन हो। चाहता हूँ कि तुम खेतों में मशक्क़त से वक़्त निकाल कर कुछ पढ़ाई को भी टाइम दो। तुम जैसे होनहार बच्चों को ज़रूर तालीम हासिल करनी चाहिए। आज आलम खान बहुत अच्छे मूड में था। इसने जोश में आकर खुर्रम के लिए तालीमी वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। खुर्रम ने 8वीं के बाद तालीम छोड़ दी थी। इस वजीफ़े की बदौलत वो दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। जब खेत खलियान की चाकरी से फुर्सत मिलती तो वो किताबें लेकर बैठ जाता। तब माँ खुश होकर कहती, हाय नी, मैंने यही ख्वाब इसके लिए देखे थे। आज अल्लाह ने रहम किया और मेरा बच्चा दोबारा स्कूल जाने लगा है। मेरा रब उसे नज़र बद से बचाए। खुर्रम का शौक देखकर इसके स्कूल के हेडमास्टर साहब ने उस्ताद शफकत को हदायत कर दी कि खुर्रम 2 साल तक स्कूल नहीं गया, पीछे रह गया है। तुम इसे स्कूल के बाद 1 घंटा पढ़ा दिया करो। उस्ताद शफकत का घर खुर्रम के घर से दूर न था और मास्टर साहब हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी बेटी सिद्धू हमारे साथ 2 जमातें पढ़ी थी और मैं बचपन से उसके साथ इकट्ठे स्कूल आते जाते थे। तब से दोस्ती थी। सिद्धू ने तीसरी में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन हमारी दोस्ती बाकी रही। जब मौका मिलता मेरे घर आ दबकती थी। हम देर तक बातें करते। तभी अम्मा कहती, ये सिद्धू ना आया कर। वो आ जाती है वक्त खराब करने। तुम भी सारे काम छोड़कर इसके साथ बातें करने बैठ जाती हो। मुझे ये लड़की एक आंख नहीं बाती। अम्मा के बार बार टोकने से इसने आना कम कर दिया, लेकिन जब मिलती पहले जैसी मोहब्बत से। गांव के लोग दोस्ती और दुश्मनी में वाज़ेह और खरे होते हैं। बुरा मान जाएं तो फिर मुंह नहीं लगाते, लेकिन मुनाफकत नहीं रखते। यही हाल सिद्धू का था। इस बार जब मैंने ईद पर इससे लिफ्ट नहीं करवाई तो बुरा मान गई और कई दिनों तक मुझसे बात न की। हुआ ये कि ईद के दूसरे रोज़ मैं अपने स्कूल की हमजमात लड़कियों की दावत की और सिद्धू को न बुलाया। इसे पता चल गया तो अपने भाई को भेजकर कहलवा दिया, मैं तुम्हारी सदियों की भूखी न थी, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे इन लड़कियों से कमतर समझकर नहीं बुलाया। आज से मेरी तुम्हारी संगत खत्म हो गई। मुझे दुख हुआ, जाने क्यों पर इसका ख्याल न आया। ऐसा जानकर ना किया था, भूल हो गई। और सिद्धू को मनाना मुश्किल था। वो खुद आने वाली न थी। मैं इसके घर जाती न थी। अब्बा सहेलियों के घर जाने की इजाज़त न देते थे। ये शहर न था, गाँव था। गाँवों के कुछ अपने ही उसूल होते हैं। पासदारी करना पड़ती है। जो ना करे सारा गाँव थू थू करता है और दुश्मनियाँ हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो महज शक की बुनियाद पर मुजरिम बना दिया जाता है। तभी सब रेत रवायात की पाबंदी करने पर मजबूर होते हैं। गाँव में गैर मर्दों को घर के अंदर बुलाने की रेत न थी, ख्वाह कितना ही करीबी रिश्तेदार या दोस्त क्यों न हो। बैठक में बिठाते, घर के मर्द इनकी तवाज़ुआ और मेहमानदारी करते। ख़वातीन को बैठक में जाने की इजाज़त न थी। ज़मींदार के घर के तो और भी सख्त उसूल थे। मर्द मुलाजिम का बैठक और डेरे तक आना जाना रहता था, लेकिन घर के अंदर खादमाए औरतें ही हुआ करती थी। एक रोज़ किसी काम से आलम खान ने जब खुर्रम को घर के अंदर बुलाया तो सब हैरान रह गए। खुर्रम में ऐसे कौन से सुरख़ाब के पर लगे थे। वो मुंशी का बेटा है और मज़ारे का पोता है। इसे मालिक ने घर के अंदर बुलाया था। ज़मींदार के अहले खाना पर्दा करते थे, लेकिन खुर्रम से इनका पर्दा भी नहीं रहा।
अब वो खवातीन खान खाना के काम भी सर अंजाम देने लगा। आलम खान के भाइयों के घर के घर करीब थे। उन्होंने खुर्रम को बड़े भाई के घर में आते जाते देखा तो चैं हो गए। आलम खान बड़ा भाई था, वही रिश्तेदार और गांव के दीगर लोगों के झगड़े निपटाता था। किसी की जरूरत न थी इसे रोकते टोकते। आलम खान के भाई खून का घूंट पीकर खामोश हो गया, लेकिन जिमीदार का भतीजा आरफ जवां साल लड़का था। वो खुर्रम को ताया की नजरों में मोहब्बत पाकर सख्त बरहम था। इसका बस न चलता था कि इस मुंशी ज़ादे पर फायर खोल दे। जब गुस्सा बाहर नहीं निकलता, वो दोज़ख की आग की तरह अंदर ही अंदर लपेटे मारने लगता है, तो इंसान के वजूद को जलाकर खाकस्तर कर देता है। यही हाल आरफ का था, हरदम गुस्से से खोलता रहता। इसने खुर्रम के लिए अपने दिल में दुश्मनी का ऐसा रोग पा लिया जिसका कोई किनारा न था। एक रोज जब खुर्रम आलम खान की जमीन पर ट्यूबवेल चलाने गया तो वहां सिद्धू आ गई। वो ट्यूबवेल के करीब बेरी के दरख्त से बेर तोड़ने लगी। इसने दो चार छोटे छोटे पत्थर बेरी पर मारे, मगर इसकी नजरें जिन पके सुर्ख बेरों पर थी, पत्थर इनको ना लगे। दूसरे बेर जो भी ठीक तरह पके न थे, पत्तों के साथ नीचे आ रहे थे। ये मंजर देखकर खुर्रम मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो नजदीक आ गया और बोला, सिद्धू, ऐसे तो बेरी के सारे पत्ते पत्थर मार मार कर तोड़ डालेगी, बेचारा दरख्त गंजा हो जाएगा। इसने बड़ा पत्थर बेरी के नीचे रखा, इस पर चढ़कर हाथ से बहुत सारे पके पके बेर तोड़कर सिद्धू के पिल्लू में डालने लगा, यहाँ तक कि इसका पिल्लू भर गया। काफी है या और तोड़ूं? बस बहुत है, कल लाऊंगी फिर और तोड़ कर देना। ठीक है, अब जा, मुझे भी काम करना है। खुर्रम को खबर न थी कि कुछ दूरी पर नीम के दरख्त की ओर से कोई ये सारा मंजर देख रहा है, और ये इसके साथ अल्लाह वास्ते का बैर रखने वाला आरफ था। वो एक तंग ज़हन लड़का था। वो हर बात में मनफी पहलू निकाल लेता था, हर बात को गलत रंग देता था। इस शख्स की कमजोरी थी, लेकिन यहाँ तो मामला था खुर्रम का, जिसको वो गांव में जीता जागता चलता फिरता सांस लेता देखना न चाहता था। इसने जाकर जिमीदार आलम खान को बताया कि खुर्रम सिद्धू को इसने नहायत वाहियात अंदाज में ट्यूबवेल के पास देखा है। इसने इस बात को गलत रंग में बयान किया कि लम्हे भर को आलम खान का चेहरा भी गुस्से से दहक उठा। इसने खुर्रम को बुलवाया और पूछा, क्या तुम फलां ट्यूबवेल पर थे? क्या वहां मास्टर की लड़की सिद्धू आई थी? जी हाँ, खुर्रम ने इस बात में जवाब दिया। वो वहां क्या करने आई थी? बेरी से बेर लेने आई थी। मैंने कुछ बेर तोड़कर उसे दे दिए, वो चली गई। ठीक है, आइंदा एहतियात करना, गांव की लड़कियों से अकेले में मुलाकात और उनके साथ हंसना बोलना ठीक नहीं। खुर्रम सर झुकाए सुन रहा था। आइंदा खेतों में गांव की लड़की से न मिलना और न बात करना, इस तरह हमारी इज्जत पर हर्फ आता है। आज आलम खान के तेवर पहली बार इसने तीखे देखे तो सहम गया। आइंदा कभी आपको शिकायत न होगी। वो उल्टे कदमों वापस आ गया तो माथा पसीने से शराबूर था। सोच रहा था, जरूर किसी ने नमक मिर्च लगाकर जमींदार से ये बात जुड़ी है, वरना वो तो हमेशा इससे प्यार से बात करते थे, पुत्र और बेटा कहकर मुखातब करते थे। तनबीह तो खुर्रम को हुई थी। सिद्धू बेखबर थी। वो अगले दिन फिर आ गई, खुर्रम से मिस्र हो गई। मुझे देर तक तोड़ कर दो। खुर्रम की जान जा रही थी, फिर भी इसने लड़की का दिल नहीं तोड़ा और उसे बेरी के चंद बेर तोड़ दिए। सिद्धू के दिल में खुर्रम के हुस्न सलूक ने घर कर लिया था। ये ऐसी उम्र होती है कि मोहब्बत करने वाले को आंखें तलाश करने लगती है। सिद्धू के दिल में खुर्रम की मोहब्बत ने वो जादू जगा दिया था जिसका कोई तोड़ न था। वो बहाने बहाने से खुर्रम का ताक़ुब करती। जिस कदर खुर्रम इससे कतराता, वो इस कदर इसकी दीवानी हुई जाती थी। जहाँ पाबंदियां इश्क की आग को तेज करती हैं, वहाँ बेरुखी भी प्यार करने वालों को चैलेंज करती है। खुर्रम की बेरुखी ने सिद्धू को यकतरफा जुनून में मुब्तला कर दिया, और ये यकतरफा इश्क खतरनाक हद तक बेखौफ था। सिद्धू न डर लड़की न होती तो मायूस होकर बैठ जाती, लेकिन आंसू बहाने की बजाय इसने खुर्रम को अपनी मोहब्बत के वास्ते देने शुरू कर दिए। जहाँ मौका मिलता, स्कूल के बाहर, खेल के मैदान में या फिर खेतों में, वो इससे जा लेती। कहती, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, क्यों बात नहीं करते? देखो, मैं औरत होकर नहीं डरती, तुम मर्द होकर डरते हो, क्यों खौफजदा हो जाते हो? तुम्हारी इज्जत के लिए खौफजदा हो जाता हूँ। तुम कहीं बदनाम न हो जाओ, किसी मुश्किल में न पड़ जाओ। खुदारा मेरे पीछे मत आया करो, मुझे काम करने दो सुकून से। मुझे अभी और पढ़ना है, पढ़ने में ध्यान लगा रहने दो मेरा। वो इल्तिजा करता। अरब जैसी फितरत रखने वालों
کو تو جیسے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اسے ٹارگٹ مل گیا تھا کہ عہد کر لیا کہ جب تک خرم کو ذلیل نہ کرا دوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اب ذمہ دار کے پاس روز خرم کی شکایتیں پہنچنے لگی۔ آخر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن جب وہ اپنی گاڑی میں گھر کی طرف آ رہا تھا، اس نے سدھو کو اس طرف دوڑ لگاتے دیکھا جدھر ٹیوب ویل تھا۔ وہاں خرم ٹیوب ویل چلانے میں مصروف تھا، لیکن وہ گھر واپس لوٹ آیا، خرم کو بلا بھیجا، اس کی بہت بے عزتی کی۔ یہی نہیں، کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا اور اپنی زمینوں سے بھی نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اس بات سے خرم کی نہیں خالو کی بھی بے عزتی ہو گئی، کیونکہ وہ گاؤں کے لوگوں خالو کی عزت اسی سبب سے کرتے تھے کہ ذمہ دار ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ سارے گاؤں کی نظروں میں گر گئے۔ خرم سے زیادہ خالو کو صدمہ تھا، انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن سارے گاؤں میں عارف نے ایسا جھوٹ کا زہر پھونکا کہ ہر ایک کی زبان پر خرم کے لیے لعنت ملامت کے الفاظ تھے۔ زبان حلق کو نکارہ خدا سمجھنے کی مصادق آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سدھو کے 4 جوان بھائی تھے۔ جب انہوں نے ہر ایک کی زبان پر سدھو اور خرم کا نام سنا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے قریبی رشتے دار لڑکوں کو جمع کر کے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ خرم کا کام تمام کر دیا جائے۔ رات کو جب خالو نے خرم کو گاؤں سے کچھ دور پڑوسی زمین دار کے ڈیرے پر بھجوایا تھا، ان نوجوانوں نے اس کا پیچھا کیا۔ پڑوسی زمین دار نے اپنے کارندے سے کہا، اس نوجوان کو تم کھیت میں بنے خالی کمرے میں چھپا دو۔ اس کمرے میں سردی میں بھینسوں کو رات کے وقت ٹھنڈ سے بچاؤ کی خاطر باندھ دیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں کھال بنولے کی بوریاں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک طرف رکھوالے کی چارپائی پڑی ہوتی تھی۔ کاردار نے خرم کو اس کمرے میں ٹھہرا دیا اور کہا، صبح ہمارے مالک تمہارے ذمہ دار عالم خان سے بات کریں گے، فی الحال تم ادھر رات گزارو۔ کمرے میں چارپائی پر بستر موجود تھا۔ خرم چارپائی پر لیٹ گیا۔ اندر گرمی تھی، اس نے گرمی سے بچنے کے لیے دروازہ کھلا رہنے دیا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے والد نے پڑوسی زمین دار سے اس کے لیے پناہ کی درخواست کی تھی۔ شہاب خان نے پناہ دے دی تھی تو اب اسے یہاں کوئی خطرہ نہ تھا۔ خرم نہ جانتا تھا کہ شامل کی ایک ڈولی جن کو عارف نے بڑکایا تھا رات کے دوسرے پہر اس کے پاس آ پہنچے گی، ورنہ وہ دروازہ بند کر لیتا۔ رات کے کسی پہر اچانک شور ہوا۔ بھینسوں کی رکھوالی کے لیے ملازم قریب ہی سو رہا تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شور اس جانب سے آ رہا تھا جہاں اس نے کمرے میں خرم کو ٹھہرایا تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور بجلی کی تیزی سے اس طرف بھاگا۔ کمرے کو انہوں نے اندر بند کر لیا تھا۔ وہ خرم کو لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑی سے دروازے پر بھرپور وار کر کے اس سے آنن فانن توڑ ڈالا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اندر جو سامان تھا وہ ناقابل دید تھا۔ خرم اوندا فرش پر پڑا ہوا تھا، اس پر 4 بندے تابڑ توڑ لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ جن چیخوں کو سن رہا تھا وہ ادھر آیا تھا۔ وہ چیخیں بھی مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ ملازم بہت تگڑا اور دلیر آدمی تھا۔ اس نے للکار کر ان وحشیوں کو روکا، شرم کرو، یہ ہمارے مالک کا مہمان ہے، اسے پناہ دی گئی ہے، یہ امانت ہے، باز رہو، دور ہو جاؤ، ورنہ کلہاڑی سے سب کے ٹکڑے کر دوں گا۔ شور سن کر دوسرے ملازمین بھی جاگ پڑے جو صحن میں نزدیک ہی چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے خرم کو چھڑا لیا۔ صبح زمیندار کو اطلاع دی گئی۔ زخمی خرم کو شہر کے اسپتال لے گئے۔ وہ وہاں 1 ماہ زیر علاج رہا۔ شہاب خان نے عالم خان سے بات کر کے اس مسئلے کو ختم کرا دیا۔ عالم خان نے سدھو کے بھائیوں کی سرزنش کی، تم لوگوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ کیا میں مر گیا تھا؟ اب تم کو تھانے میں گھسیٹوں گا۔ اپنی لڑکی کو نہیں سنبھال سکتے جو خود خرم کے پیچھے کھیتوں میں بھاگتی پھرتی ہے۔ عالم خان نے بالآخر خرم کو معافی دے دی، کیونکہ خالو کی خدمات بہت زیادہ تھیں۔ گاؤں والے بھی میرے خالو کی قدر کرتے تھے، ان کی حمایت میں تھے۔ اس واقعے کے بعد میری شادی خرم سے ہو گئی اور ہم شہر آ بسے۔ میرے شریک زندگی بہت اچھے ہیں، وہ مجھے یقین دلاتے ہیں کہ میمونہ سچ جانو، اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ قصور سدھو یا اس کے دل کا تھا، مگر مجھے دکھ اٹھانا پڑا۔ اب گاؤں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ جہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ تحریر تھی میمونہ کی ملتان سے۔ دوستو، اس طرح کی مزید تحریریں اور کہانیاں میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔